स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह के तहत केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब महाराष्ट्र में सरकार में शामिल एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक लेटर लिखा है जो अब चर्चा में बना हुआ है। दरअसल भीमा कोरेगांव कमीशन को लेटर लिखकर शरद पवार ने ये मांग की है और कहा है कि 124A यानी राजद्रोह को निरस्त कर देना चाहिए। सवाल ये है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार इस तरीके से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह का केस दर्ज करके उन्हें जेल में भेज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार इस तरीके से राजद्रोह को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में फिलहाल फंसे हुए हैं। आपको बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार ने भीमा कोरेगांव जांच कमीशन को जो एफिडेविट दिया है, जो हलफनामा दिया है, इसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सेक्शन 124A राजद्रोह को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के प्रावधान काफी हैं। आपको बता दें, जांच कमीशन उस हिंसा की जांच कर रही है जो पुणे के भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को हुई थी। और इस हिंसा के मामले में दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं। उन पर कई आरोप लगे थे। दरअसल आरोप ये था कि शरद पवार ने इस भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जो आरोपी थे उनका बचाव किया था। दरअसल माओवादियों ने ये हिंसा की थी, लेकिन शरद पवार ने ये कहा था कि ये माओवादी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इस पूरे मामले में फिलहाल एनसीपी चीफ शरद पवार फंसे हुए हैं। शरद पवार ने एफिडेविट में यह भी लिखा है कि सेक्शन 124A को अंग्रेजों ने 870 में जोड़ा था ताकि स्वतंत्रता आंदोलन को दबाया जा सके। आज सरकार की आलोचना करने वालों की आवाजों को इससे दबाया जा रहा है, ऐसा पवार ने आरोप लगाया है। तो फिलहाल शरद पवार ये आरोप लगा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि जब भीमा कोरेगांव हिंसा हुई थी तो उस वक्त शरद पवार ने मीडिया में आकर कई बयान दिए थे। उन बयानों पर पूछताछ के लिए पवार को समन किया गया था। इस पूछताछ के लिए कमीशन ने अब 5 और 6 मई को उन्हें बुलाया है। 2020 में भी उनको समन किया गया था, लेकिन उस वक्त कोविड की वजह से शरद पवार जो है वो नहीं पहुंचे थे, पूछताछ उनसे नहीं हो पाई थी। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र में सियासत कहीं ना कहीं गरमाई हुई है और हलफनामे में जिस बात का जिक्र शरद पवार की ओर से किया गया है कि 124A यानी राजद्रोह के तहत जो केस दर्ज किया गया है उस धारा को ही खत्म किया जाए, उसे निरस्त किया जाए। सवाल यहाँ यही उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार जिस तरीके से महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरीके से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह का केस दर्ज करके उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मुंबई की एक विशेष अदालत ने भेज दिया है, तो सवालों के घेरे में उद्धव ठाकरे के साथ साथ एनसीपी चीफ शरद पवार भी आ गए हैं। जिस तरीके से एक तरफ वो राजद्रोह में केस दर्ज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब अपने पर बात आ रही है, यानी अपने आप वो इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, तो वो राजद्रोह को निरस्त करने की बात कह रहे हैं। और यही वजह है कि फिलहाल कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार एक बार फिर कटघरे में आ चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पूरा मामला है दरअसल वो हनुमान चालीसा से शुरू हुआ था, जब अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने ये साफ तौर पर उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्हें चेतावनी दी थी। हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने कहा था कि या तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ अपने आवास मातोश्री में करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मैं अपने समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर करूंगी। लेकिन इससे पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन पर बाद में राजद्रोह की धारा लगा दी गई और इस पूरे मामले में फिलहाल वो जेल में बंद हैं। हालांकि इसको लेकर शिव सैनिकों ने काफी हंगामा अमरावती से सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर किया था, लेकिन उन शिव सैनिकों को अरेस्ट कर बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन वहीं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा अभी भी जेल में बंद हैं और जाहिर तौर पर खार पुलिस स्टेशन में जो केस उन पर दर्ज हुआ है उसमें राजद्रोह की धारा भी बाद में जोड़ दी गई। लेकिन अब उसी राजद्रोह की धारा को निरस्त करने के बाद
बाद जो है वो एनसीपी चीफ शरद पवार कर रहे हैं। फिलहाल जो एनसीपी चीफ शरद पवार का हलफनामा सामने आया है, आपको बता दें यह 11 अप्रैल को जांच पैनल के सामने एक अतिरिक्त हलफनामा उन्होंने दाखिल किया, जिसकी एक कॉपी आज उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने इससे पहले 8 अक्टूबर 2018 को आयोग के सामने एक हलफनामा प्रस्तुत किया था, यानी ये इस पूरे मामले में दूसरा शरद पवार का हलफनामा है और आयोग ने बुधवार को शरद पवार को समन जारी करके साक्ष्य दर्ज करने के लिए 5 और 6 मई को पेश होने के लिए भी कहा है। यानी कुल मिलाकर 2018 का ये पूरा मामला है जब भीमा कोरेगांव हिंसा हुई, किस तरीके से माओवादियों ने वहां दरअसल उपद्रव मचाया, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से माओवादियों का बचाव शरद पवार की ओर से किया गया, आरोपियों का खुलकर बचाव किया और कहा कि ये माओवादी नहीं है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, बल्कि ये असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने सामाजिक माहौल खराब करने के लिए इस तरीके से हिंसा की है। और शरद पवार ने अब जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें भी यही दोहराया है कि उन्हें 1 जनवरी 2018 को पुणे में कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक में हुई घटना के कारण होने वाली घटनाओं के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। हलफनामे में ये साफ तौर पर उन्हें कहा है कि इस घटना के पीछे किसी राजनीतिक एजेंडे या मकसद के खिलाफ मेरा कोई आरोप नहीं है। हालांकि पवार ने देश में लगातार बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कानून व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। तो ये मांग एनसीपी चीफ शरद पवार कर रहे हैं, राजद्रोह की धारा को निरस्त करने की बात कह रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार चूंकि सत्ता में है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरीके से अलग अलग मामलों में तमाम बीजेपी के नेताओं से लेकर अब मनसे के नेताओं और निर्दलीय सांसदों पर इस तरीके से केस दर्ज किया जा रहा है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि महाराष्ट्र में फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार में मुंबई पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नौकर की तरह काम कर रही है, यानी जो भी कहा जा रहा है वही एक्शन लिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे भी सवालों के घेरे में हैं। जिस तरीके से दरअसल ये हनुमान चालीसा को लेकर विवाद गरमाया हुआ है और यहां तक कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भी हमला हो चुका है और इस हमले को लेकर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करने की बात किरीट सोमैया की ओर से कही गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने किस तरीके से एक फर्जी एफआईआर जो है वो वायरल कर दी। किरीट सोमैया ने हालांकि इसको लेकर राज्यपाल से लेकर केंद्रीय गृह सचिव से भी मुलाकात करके महाराष्ट्र में आखिर क्या कुछ परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या कुछ जो कार्रवाई है महाराष्ट्र पुलिस की ओर से, किस तरीके से उद्धव ठाकरे सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये तमाम जानकारी केंद्रीय गृह सचिव को दी गई है। और ये भी मांग लगातार बीजेपी अब महाराष्ट्र में कर रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तार हो रही है। मुंबई पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है बड़े पैमाने पर और इस तरीके से मन मर्जी तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके से एफआईआर दर्ज कर ली जा रही है, इस तरीके से धाराएं लगाई जा रही हैं और मामला सिर्फ निर्दलीय सांसद नवनीत राणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे पहले चाहे फिर बात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर दर्ज हुए मुकदमे की जाए या फिर इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर भी जिस तरीके से उन्हें एक मामले में फंसाया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी का एक्शन, ये तमाम चीजें हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार में साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और उस उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल है एनसीपी चीफ शरद पवार की पार्टी। तो ऐसे में शरद पवार का ये कहना कि राजद्रोह की धारा को निरस्त कर दिया जाए, वो भी तब जब उद्धव ठाकरे सरकार मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर राजद्रोह का केस दर्ज कर रही है, उन्हें इस तरीके से जेल में डाला गया है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर शरद पवार का ये दोगलापन अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है और लोग भी लगातार अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।